वीआई ग्राफ के बारे में बताया था, है ना। और उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, ओम के नियम से जुड़ा हुआ है। वैद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे आज। कक्षा 10 में भी वैसे पढ़ चुके हैं वैद्युत प्रतिरोध, लेकिन यहाँ हम वैद्युत प्रतिरोध के बारे में थोड़ा डीपली बात करेंगे। तो हेडिंग बनाओ, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध इसको हम इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। अवरोध या प्रतिरोध का मतलब एक ही होता है। लेकिन अब किसकी रुकावट की बात हो रही है? किसी चालक तार में जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यानी कि उसके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर वैद्युत बल लगता है। बोलो, वैद्युत बल की वजह से वो अनुगमन वेग करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसमें धारा बहने लगते हैं, है कि नहीं। लेकिन उनका जो अनुगमन वेग होता है ना, वो उस अनुगमन वेग में रुकावट उत्पन्न होती है। ये बात मैंने अनुगमन वेग पढ़ा है तब भी बताया, कैसे रुकावट उत्पन्न होती है। तो क्योंकि किसी चालक तार में होते हैं धन आयन, क्योंकि धन आयन कहाँ से आ गए? ये धन आयन है, ये धन आयन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है तो किसी न किसी परमाणु से तो मुक्त हुआ होगा, किसी परमाणु से तो मुक्त हुआ होगा, और जिस परमाणु से वो मुक्त हुआ होगा उस परमाणु को हम धनायन ही तो कहेंगे। जब किसी हम चालक में कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, बोलो, तो इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पहले? किसी परमाणु में तो होगा। अब वो मुक्त हो गया, तो जिस परमाणु से वो मुक्त हुआ उस परमाणु को हम क्या कहेंगे? आयन ही तो कहेंगे, धन आयन कहेंगे। तो चालक कान में बहुत सारे धनायन भी तो होंगे, अब उन धनायनों का आकार बड़ा होगा। तो जब इनके सिरों पर विभवांतर लगेगा और इनमें अनुगमन वेग होगा, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या इनकी टक्कर धनायनों से नहीं होगी? होगी। इनकी टक्कर धनायनों से होगी। ये धनायनों से टकराएंगे, और जब ये धनायनों से टकराएंगे तो अपनी ऊर्जा भी तो खोएंगे, अपनी एनर्जी भी तो लॉस करेंगे। इनके पास कुछ एनर्जी है और इधर जा रहा था, या यहाँ पे कोई धनायन था, उससे ये इलेक्ट्रॉन टकरा गया, तो जितनी एनर्जी इसके पास थी ना, वो एनर्जी इसमें चली गई, यानी एनर्जी लॉस हो गई इसके पास। क्यों? और जब एनर्जी लॉस हो गई ना, तो उतनी ऊर्जा इसके पास नहीं रही, जितनी ऊर्जा इसको मिली थी उतनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन पास नहीं रही है। बोलो, तो अब इसके रास्ते में, इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं ये धनायन। बोलो, कर रहे हैं कि नहीं? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जब किसी एक पार्टिकुलर दिशा में गति करे तो ही हम इस चालक तार का प्रतिरोध करते हैं। जो अवरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में उत्पन्न होता है, मार्ग में उत्पन्न होता है, तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसमें बहने वाली धारा का ये जो धन है ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, ये भी तो कह सकते हैं। इसमें जो धारा बहेगी ना, इसके सिरों पर विभवांतर लगाने से उस धारा का विरोध कौन उत्पन्न कर रहा है? ये धन आयन उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि यही टकरा इन्हीं से टकरा रहे हैं। अगर ये टकराए ना इनसे, तो हो सकता है इनका अनुगमन वेग और ज्यादा हो जाए, और अनुगमन वेग हो जाने से इसमें बहने वाली धारा का विमान अधिक हो जाए, है कि नहीं। बोलो, ज्यादा से ज्यादा धारा बह सकते हैं, लेकिन अगर ये धनायन है उनसे ये टकरा रहे हैं, तो वो उतनी धारा नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये उतना अनुगमन वेग नहीं है जितना होना चाहिए। अनुगमन वेग जितना होना चाहिए उससे कम होगा, धारा का विमान जितना होना चाहिए उससे कम होगा। कारण क्या है? धनायन या धनायनों से होने वाली टक्कर, जो इनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। समझ में आई बात? इस अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं, यही है रेजिस्टेंस ऑफ। किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या है? उसमें बहने वाली धारा के मार्ग में होने वाला अवरोध या विरोध, यही है उसका प्रतिरोध। कक्षा 10 में पढ़े हो ना विद्युत प्रतिरोध? देखें, देखो, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा विद्युत
धारा के लगाए गए लगाए गए अवरोध लगाए गए अवरोध अवरोध या विरोध, है ना, यही है प्रतिरोध। क्यों, बोलो। अवरोध जैसे एक एग्जांपल तुमको हम बहुत बताते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लिया कहीं पर कोई मेला लगा हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे देवता में मेला लगने वाला है। अब मेले में बहुत भीड़ है, बहुत बहुत भीड़ होती है, कभी कभी तो बहुत भीड़ होती है मेले में शाम के टाइम पे। अब उसमें किसी कोई चोर घुस गया उसके अंदर, मेले के अंदर। अब उस समय घुस गया जिस समय बहुत भीड़ होती है, उसी समय चोर घुस गया। अब उस चोर ने क्या किया, किसी व्यक्ति का पर्स चुरा लिया, पॉकेट मार दिया उसने। और जैसे उसने पर्स चुराया और सब लोगों ने उसको देख लिया पर्स चुराते हुए, ठीक। तो क्या उस चोर को आप आसानी से वहां से जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। चोर को लगेगा क्या हम तो मारे जाएंगे, तब तो वो क्या करेगा, वो तो अपनी फुल स्पीड में भागेगा मेले में, फुल स्पीड में भागेगा, जहाँ पाएगा रास्ता वहीं से निकलने की कोशिश करेगा। और पूरी भीड़ उसके पीछे दौड़ेगी, कम से कम वो व्यक्ति तो दौड़ेगा ही जिसका वो पर्स होगा उसको पकड़ने के लिए। बोलो, तो क्या वो चोर अपनी पूरी एनर्जी वो लगाएगा, तो क्या वो चोर अपनी पूरी ताकत पूरी एनर्जी के साथ दौड़ पाएगा उस मेले में? बताओ, जो दौड़ पाएगा? अगर भीड़ है मेले में, दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। ताकत तो पूरी लगाएगा, बोलो, फुल एनर्जी लेकर के साथ भागेगा, फुल स्पीड के साथ भागेगा, लेकिन क्या वो उतनी स्पीड पकड़ पाएगा जितनी स्पीड से वो भागना चाह रहा है? नहीं भाग पाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ते में उसके बहुत सारे अवरोध आएंगे। क्यों? कहीं पे दुकानें आएंगी, तो कहीं पे कुछ ठेला नजर आएगा, कहीं पे कुछ भीड़ नजर आएगी, उन लोगों उनसे सबसे वो टकराते हुए भागेगा। वो भागेगा तो उनसे टक्कर भी तो होगी उसकी, और जब टक्कर होगी तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करता हुआ भागेगा, यानी उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। आई बात समझ में? जितनी स्पीड तो उसको भागना चाहिए उतनी स्पीड तो भाग नहीं पाएगा। तो वो जो रुकावट वो मार्ग में उसके अवरोध उत्पन्न होगा ना, वो उसके लिए प्रतिरोध का ही तो कार्य करेगा। उसी के चक्कर में हो सकता है वो पकड़ भी लिया जाए। लेकिन सोचो, मेले में बिल्कुल भीड़ ना हो, सारे रास्ते खुले हो, कुछ नहीं चल रहा हो, और फिर उसको चोर को मौका मिल जाए भागने का, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकंड में ही वो गायब हो जाएगा, ढूंढ ही नहीं पाओगे कहाँ गया, इतनी स्पीड में वो भागेगा। क्योंकि उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं होगा। क्यों? अब जो अवरोध नहीं होगा तो पकड़ लिया जाए, पकड़ नहीं पाएगा उसको कोई, भाग जाएगा वो चोर। यही हाल यहाँ भी है। यहाँ चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में रास्ते में आनायन आ जाते हैं, उनसे वो टकरा जाते हैं। और जब टकरा जाते हैं तो जितनी स्पीड से उनको चलना चाहिए था, जितनी एनर्जी के साथ वो चल नहीं पाते। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है, बहने वाली जो धारा है ना, उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है ना। और उसी अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आई बात? प्रतिरोध जितना ही कम होगा, धारा उतने अच्छे से बहेगी। और किसी चालक धारा में प्रतिरोध जितने ज्यादा होगा, उतने अच्छे से धारा नहीं बहेगी। भीड़ जितनी ज्यादा होगी, चोर उतने ही बहुत अवरोध का सामना करना पड़ेगा चोर को, बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। जितनी कम उतने आसानी से चोर भाग पाएगा। जितनी ज्यादा भीड़ होगी, उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो चोर पकड़ लिया जाए, क्योंकि तब अवरोध ज्यादा होगा। सही बात समझ में? अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये विद्युत प्रतिरोध जो होता है, ये चालक में लगाए गए विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। क्योंकि ओम के नियम में यही तो पढ़ा था। ओम के नियम में एक अनुपात आया था, कांस्टेंट आया था, अनुपात मतलब कांस्टेंट आया था, नियतांक आया था, याद है? वो विद्युत प्रतिरोध ही था। ओम के नियम के द्वारा ही विद्युत प्रतिरोध का पता चल पाया कि कोई न कोई कांस्टेंट जरूर होता है किसी चालक तार का। और कांस्टेंट मान क्या होता है? अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो सिरों पे लगाया गया विभवांतर उसमें धारा का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। उस नियतांक को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
और ये सभी चालकों के लिए अलग अलग होता है। तो ये प्रतिरोध का गुण कहाँ से उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न हो गया, उसके बारे में बताने के लिए अलग हेडिंग है। ये गुण हमने बताया ना, धन आयनों से टक्कर होते हैं इलेक्ट्रॉनों में, तभी ये गुण उत्पन्न होता है। और प्रतिरोध का गुण हर एक चालक तार में होता है, हर एक चालक तार में। तो ऐसा कोई तार होगा ही नहीं जिसमें धन आयन होंगे ही ना, मतलब ऐसा कोई मेला होगा ही नहीं जिसमें भीड़ होगी ही ना। समझ गए? एक टाइम पे मेले में भीड़ जीरो हो सकती है, लेकिन चालक तार में धन आयन जीरो कैसे हो जाएंगे? धन आयन तो होंगे ही ना, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणु से ही तो अलग हुए होंगे, तो परमाणु के और धन आयन तो उसमें मौजूद होंगे। क्यों? तो हर एक चालक तार का खुद का वैद्युत प्रतिरोध होता है। हाँ, वो अलग बात है कि अलग अलग होगा, तो किसी में चालक का प्रतिरोध अधिक होगा, किसी में कम होगा, है कि नहीं बताओ? और जिसमें वैद्युत प्रतिरोध कितना ही कम होगा, उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी। चालकता और वैद्युत प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। चालकता का मतलब है कि धारा कितनी आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, धारा प्रवाह, धारा में विद्युत धारा का यानी आवेश प्रवाह का जो गुण होता है, आवेश के प्रवाह होने का जो गुण होता है, उसको कहते हैं चालकता। ठीक है? और उस आवेश के प्रवाह में लगाए गए अवरोध को कहते हैं प्रतिरोध। तो है दोनों एक दूसरे का उल्टा। मतलब एक ऐसा समझ लो कि मेले में चोर को भगाने का जो काम कर रहा है वो चालकता है, उसको रास्ता खाली करके दे रहा है, भाग जाओ जल्दी से, तुमको कोई पकड़ ना पाए, रास्ता बता रहा है कि 10 निकलो 10 निकलो 10 निकलो। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा ही तो काम कर रहे हैं, एक उसको रोकने का प्रयास कर रहा है और एक उसको भगाने का काम कर रहा है। तो जो रोकने का प्रयास कर रहा है वो अवरोध है, यानी कि वो प्रतिरोध की तरह है बिल्कुल। जो भगाने का काम कर रहा है वो चालकता है। सही बात समझ में? तो दोनों एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं? तो प्रतिरोध किसी का अगर अधिक है तो चालकता कम होगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चालकता अगर अधिक है तो प्रतिरोध जाहिर सी बात कम होगा। सही बात समझ में? ये दोनों चीजें हम अलग अलग लिखवा देंगे। तो वैद्युत प्रतिरोध बराबर होगा, अलग किस रूप में लगाया गया, विभवांतर, विभवांतर और बटे बटे विद्युत धारा, विद्युत धारा। प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबके? बोलो। अब प्रतिरोध को तुम आर से लिखते हैं, तो आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर होगा वी अपान आई, आर बराबर वी अपान आई। अब इसका मात्रक लिख लो, मात्रक क्या होता है? वी का मात्रक बटे आई का मात्रक। वी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, और आई का मात्रक एम्पियर। तो क्या बन गया? वोल्ट प्रति एम्पियर बन गया मात्रक, है ना? तो इस वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। अब ये ओम मात्रक क्यों आया? क्योंकि ओम के नियम के ही तो विद्युत प्रतिरोध निकल के आया था। ओम का नियम पढ़ा था ना, वही तो विद्युत प्रतिरोध निकल के आया था कांस्टेंट के रूप में, कल बताया था मैंने। इसलिए उनके रिस्पेक्ट में, यानी कि उनके सम्मान में, यानी कि ओम जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में उनका मात्रक का इस्तेमाल आज भी किया जाता है विद्युत प्रतिरोध के। समझ में आई बात? तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम ओम कहते हैं, और ओम का चिन्ह ऐसे बनता है, ऐसे। ये साइंस का ओम है, ये ओम नमः शिवाय वाला ओम है। ठीक? तो इस वाले ओम को देखना, इसको पहचानो, ये ओम है। ये वाला ओम है, इसको ओम कहते हैं। इसके बाद इसकी विमा देखो, लिख सकते हैं, देखो, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम बटे एम्पियर को ए से लिख दे। अब जूल प्रति कूलाम का कूलाम नीचे चला जाएगा, तो बन जाएगा जूल बटे कूलाम और गुणे ए। ए तो एम्पियर की विमा है ना, धारा की विमा है। अच्छा, अब जूल क्या है? कार्य, और कार्य की विमा क्या होते हैं? एम एल टी की पावर, हाँ, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2, सही है, अपान कूलाम की विमा यानी कि आवेश की विमा 80 होती है, 80। बोलो। और गुणे इसकी विमा कितनी होगी? अगर किसी की विमा नहीं आए तो तोड़ के लिख लो, इसको मूल में बदल दो, मूल मात्रक में बदल के फिर इसकी विमा निकाल सकते हो। तो अब इसको हल कर लो, विमा निकल आएगी। क्या बनेगा? एम, और तो कोई एल है नहीं, तो एल स्क्वायर हो गया, फिर टी की पावर -2 है, यहाँ +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, टी की पावर -3। अब यहाँ ए और ए क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो ए की पावर -2। तो ये
प्रतिरोध की विमा है, ये विमा है इसकी प्रतिरोध की। निकाल लोगे ना? बताओ, सूत्र से तो निकाला मैंने, निकाल लेना। याद रखने की जरूरत नहीं होती है बीमा, निकालने का तरीका समझ लो पहले। बार बार हम एक हेडिंग बनाएंगे, 1 ओम की परिभाषा। हेडिंग बनाओ, 1 ओम वैद्युत प्रतिरोध। 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम वैद्युत प्रतिरोध। बस 1 ओम वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? करने पर उसमें करने पर यदि उसमें कितनी धारा बहे? 1 एम्पियर। यदि उसमें 1 एम्पियर, 1 वोल्ट लगाने से इसमें धारा कितनी बहने लगे? 1 एम्पियर बहने लगे, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही 1 बहने लगे। तो समझ लो इसका प्रतिरोध कितना है? 1 ओम होगा। सिंपल सी परिभाषा है नहीं? मतलब इस फार्मूले में अगर हम देखें, R बराबर V अपन I में यदि V का मान 1 रख दिया जाए, 1 वोल्ट, बोलो, तो I बराबर कितना हो जाए? 1 एम्पियर। तो इन दोनों को मान इसमें रखोगे तो R बराबर कितना आएगा? 1 वोल्ट आएगा कि नहीं? बताओ, 1 वोल्ट अपॉन I का मान 1 एम्पियर आएगा कि नहीं? वोल्ट एम्पियर। अब जरा आपको बताओ, 1/1 को हम क्या लिखते हैं? 1 ही तो लिखते हैं। अब वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं? ओम कहते नहीं कहते? तो बन गया 1 ओम की नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं? परिभाषा याद हो जाएगी, सूत्र अगर याद है तो याद हो जाएगी, पक्की बात है। चालक तार के शुरू पर 1 वोल्ट की विभवांतर लगाने से उसमें अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है तो 1 ओम है उसका प्रतिरोध। आई बात समझ में? हाँ, देखो ये एक, अब पढ़ेंगे हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बना हेडिंग, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक V/I बराबर अनुगमन वेग की सहायता से ओम के लिए Ne² A टाउ। जरा इसको देखो ध्यान से, इस फार्मूले को देखो ध्यान से, इसको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किया था ना, उसमें यही फार्मूला था कि नहीं था? चेक कर लो एक बार चेक कर लो, ये बराबर नियतांक था कि नहीं था? यही है सेम, कोई अजनबी फार्मूला तो है नहीं, जाना पहचाना है कि नहीं है? अजनबी नहीं है ना। V/I को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? प्रतिरोध नहीं लिख सकते हैं, इसकी जगह हम R लिख सकते हैं। तो R बराबर mL/Ne² A टाउ। हमको इस फार्मूले पे ध्यान देना है, इस वाले पे। ये प्रतिरोध है। अब हम इसमें से देख करके समझ पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है प्रतिरोध को, है ना? तो बताओ कौन कौन सी चीजें करती है। नंबर एक लंबाई। जरा ध्यान से देखो, इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले में R जो है वो समानुपाती है L के। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है ना? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ये फार्मूला याद कर लेना और सारे कारक याद हो जाएंगे। समानुपाती, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी चालक तार की लंबाई जितने ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा। सही बात समझ में? बोलो, मेले से बाहर निकलने के रास्ते जितने लंबे होंगे उतने ज्यादा अवरोध उसके लिए होगा, चोर के लिए नहीं होगा। क्यों? बोलो। और ये प्रैक्टिकल तुम लोग घर में भी कर सकते हो। अगर हम डीसी करंट का इस्तेमाल करें और डीसी करंट के इस्तेमाल में हम तार की लंबाई को बढ़ा दें, एक छोटा सा पंखा या बल्ब ले लो और खूब लंबा तार ले आओ, कम से कम 10 मीटर लंबा तार, ठीक, और उससे तुम पंखा चलाओ, चाहे सोलर प्लेट से चलाओ चाहे बैटरी से चलाओ। और फिर उसके बाद छोटा सा तार काट लो, उसी में से इतना बड़ा तार काट लो, उससे फैन चलाओ। तो जब छोटा तार लगाओगे तो फैन तेज चलेगा, तो फैन तेज चलेगा। बोलो। और तार की लंबाई जब ज्यादा करोगे तो फैन स्लो चलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ गई तो वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ गया। डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी करंट की, तो वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो करंट वहां तक कम पहुंच रहा है। यहाँ से तो करंट उतना ही जा रहा है लेकिन वहां तक कम पहुंच रहा है, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध की वजह से करंट ड्रॉप हो रहा है।
करंट और वोल्टेज दोनों ड्रॉप हो रहे हैं, वी और आई दोनों घट रहे हैं, तो पॉइंट तक पहुंचने में आई का मान घट रहा है। समझ में आई? लंबाई के समानुपाती होता है। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर जो आर है ना समानुपाती, तो आर समानुपाती का चिन्ह अपान ए। इसका मतलब क्या है? प्रतिरोध छेद के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, जितने मोटा तार का इस्तेमाल करोगे, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उसमें धारा उतनी ही सुगमता से प्रवाहित होगी। जितना पतला तार का इस्तेमाल करोगे, उसमें सुगमता से धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समझ में आएगा? इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा एम्पेयर की धारा प्रवाहित करनी होती है ना, तो मोटे तार का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि प्रतिरोध कम से कम रहे। और अगर हम मोटा तार की जगह पतला तार लगाएंगे, तो प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से धारा का मान ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से धारा का मान ज्यादा हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से अवरोध ज्यादा उत्पन्न होगा। उस अवरोध के ज्यादा उत्पन्न होने से, यानी कि प्रतिरोध अवरोध की वजह से क्या होगा, तार हीट करेगा, गर्म करेगा, और वो पिघल जाएगा। समझ में आई बात? तो मोटे तार का मतलब प्रतिरोध कम हो गया। ठीक। नंबर तीन, यहाँ पे देखो आर जो है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती है। एन, एन क्या है बताओ? एन क्या है? में इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बोलो। तो प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन घनत्व के, इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितने ज्यादा होगी, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। वही वाली बात आ गई अभी, ये बताया था मैंने कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 10 से डबल हो जाए, इसमें से उसमें 10 डबल हो जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसका प्रतिरोध घट नहीं जाएगा। 10 डबल हो जाएंगे तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 डबल वाले में ज्यादा हो जाएगी, एन का मान उसमें बढ़ जाएगा, एन का मान बढ़ने से आर का मान घट जाएगा। समझ में आई बात? ठीक। नंबर 4, टाउ के भी व्युत्क्रमानुपाती है। देखो टाउ क्रांति काल के, तो क्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर क्या होता है बताओ? एक बात, एक काम करो, यहाँ पे नोट हेडिंग बना लो, यहाँ पे नोट हेडिंग बना लो, क्योंकि क्रांति काल ताप बढ़ाने से ही तो इफेक्ट करेगा। किसी भी चालक तार का ताप बढ़ाओगे घटाओगे तो क्रांति काल भी बदल जाएगा। नहीं समझे? किसी चालक तार का ताप, बोर्ड पे देखो सब लोग, ताप अगर हम बढ़ा देते हैं, देखो ताप बढ़ गया, और जब हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ा दिया, क्रांति काल घट गया। ये हमने समझाया है कैसे। टक्करों की संख्या बढ़, प्रति प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, टक्कर जल्दी जल्दी होने लगेंगे, समय घट नहीं जाएगा, जो टक्करों क्रमागत टक्करों के बीच का टाइम घट जाएगा, क्रांति काल घट जाएगा ताप बढ़ाने से। ताप बढ़ाएंगे तो आयनों को, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो बहुत जल्दी जल्दी टक्कर करेगा, जल्दी जल्दी टक्कर करेगा तो टाइम कम नहीं हो जाएगा, टाइम कम हो गया तो क्रांति काल घट जाएगा, और क्रांति काल जब घट जाएगा तो क्या होगा? तो प्रतिरोध, बताओ, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि ताप बढ़ाने से वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, डायरेक्ट अगर देखा जाए तो। बोलो। तो इस बात को यहाँ लिख सकते हो, लिखो क्या, नोट में लिख तो दिया। किसी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा किसी चालक तार का, तो तुम क्या कहोगे? प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रांति काल घट जाएगा। आया समझ? बोलो, तुम लोग बताओ, क्लियर हो गई बात? तो इतनी चीजों पे निर्भर करता है प्रतिरोध। इलेक्ट्रॉन पे आवेश है जो फिक्स होता है मान, उसको कैसे चेंज करोगे? इलेक्ट्रॉन पे आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम ताप बढ़ाते हैं, तो आवेश तो उतना ही रहेगा ना भाई। कितनी चीजों को तुम चेंज कर सकते हो इसमें, एल के मान को बदल सकते हो, एन के मान को बदल सकते हो, ए के मान को बदल सकते हो, टाउ के मान को बदल सकते हो ताप बढ़ा करके। ई के और एम के मान को कैसे बदलोगे? प्रतिरोध कैसे बढ़ाओगे? प्रतिरोध बढ़ेगा तो इन्हीं में से किसी चीज का बढ़ने से, ऐसे कैसे प्रतिरोध बढ़ जाएगा?
चलो लंबाई बढ़ा दिया, प्रतिरोध बढ़ गया, तो नहीं वो उतने रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने कम हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान और आवेश दो चीजें हैं, और ये दोनों चेंज नहीं हो सकते। समझ में आई बात? वो फिक्स ही रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसमें एम का मान और ई का मान वही रखोगे। एम का मान रखोगे 9.1 × 10⁻⁻⁸ किलोग्राम, ई का मान यानी इसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 किलो, यही दोनों मान रखोगे, कभी चेंज नहीं होंगे। यही बात समझिए, ये कभी नहीं चेंज होंगे। इलेक्ट्रॉन को हम मूल कण भी तो कहते हैं, मूल कण, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको हम मूल आवेश भी कहते हैं। तो जो चीजें मूल है उसमें चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात? मूल आवेश किसको कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश को कहते हैं मूल आवेश। ठीक, तो जो मूल होती है पहले से ही फंडामेंटल है, तो उसको चेंज कैसे कर दोगे? फंडामेंटल चीजें नहीं चेंज हो सकती। करो एक नोट हेडिंग और बनाओ, थोड़ा सा और हम बात कर लें। एक नोट हेडिंग और बना देखो, यदि किसी यदि किसी यदि किसी तार को खींच कर, बात न करो, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई लंबाई इस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। अगर इसको यहीं समझ लोगे तो न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, अब यहाँ पे n का मान 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ना? 2 हो जाएगा तो 2 गुनी हो जाएगी, तार की लंबाई 2 गुनी कर दी गई, 3 का तो 3 गुनी हो गई, तो खींच उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाए, n गुनी कर दी जाए, तब बताओ उसका प्रतिरोध बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना? तो कितना हो जाएगा उसका प्रतिरोध? उसका प्रतिरोध कितना होगा बताओ? n² गुना हो जाता है, ये बात याद रखना। अगर n गुना उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? n² गुना, मतलब अगर 2 गुना कर दिया तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, क्या प्रतिरोध होगा? R2 n² गुना होगा। ये है पुराना प्रतिरोध R1, n लंबाई का तार का, n गुना तार कर दिया तो R2 प्रतिरोध है। R2 = n² × R, ये होगा। एक बात ही लिख, बस 2 चीजें लिख लो बस। यदि किसी कर उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए, 1/n गुनी, अगर तार को खींचा जाएगा तो उसकी मोटाई घट जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, मोटाई घट जाएगी। समझ गए? तार का वैद्युत प्रतिरोध, तार n के पावर 4 गुना हो जाता है, तो का जो मान होगा होगा, ये बात लिख लो बस। ठीक है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आएगा प्रतिरोध तो कितना आएगा? n² गुना हो जाएगा, और अगर उसकी त्रिज्या 1/n गुनी कर दी जाए, घटा दी जाए, तो उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव? n⁴ टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक, प्रतिरोध के बारे में हमने आज सारी बातें कर ली। ठीक, कल हम चालकता के बारे में पढ़ाएंगे।